तेज प्रताप जी का मसला इस कैटेगरी में नहीं है कि उनकी आलोचना हो। तेज प्रताप जी उनकी पत्नी एक साथ नहीं रहते। अगर उन्होंने नए जीवन साथी की चुनना चाहते हैं तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर वो चुन लिए हो तो उसकी घोषणा करते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। नमस्कार, मैं पवन प्रत्यय प्रभात खबर में आपका स्वागत है। 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होना है और धीरे धीरे क्या बल्कि अब तेजी से जो है सरगर्मी बढ़ रही है। नेताओं का दौरा सभी क्षेत्र में हो रहा है। बयान भी तीखे और तेवर के साथ पक्ष और विपक्ष के सामने आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में उत्तर बिहार में घूमने को निकले थे एक ऐसे नेता जिनके बारे में संभव है कि आप पहले से जानते होंगे और वो बयान को लेकर के खासे चर्चा में रहते हैं। तो हमारे साथ हैं आज बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी, राजद के नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं और ये बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो इनसे हम कई सवाल करेंगे और बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सुधाकर जी, आपका प्रभात खबर में स्वागत है। तो सवाल की शुरुआत जो है हम करते हैं आपके जो संसदीय क्षेत्र है वहीं से। चुन के आप आए, लोगों को आशा भी इस तरह से होगी कि भाई आप जो है बेहतर काम करेंगे। तो क्या लगता है, आप बक्सर के लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, बक्सर के लिए प्रमुख रूप से हम लोग 5-6 फील्ड में क्षेत्र में काम होना चाहिए विषय पर जी। उसमें हम लोगों का है स्वास्थ्य सेवा, कृषि सेवा, हाईवेज, रेलवे और औद्योगिक जी घरानों का वहां पर कि आ जाए औद्योगिक घराने। जी। इन सवालों के साथ जो और मुख्य सवाल है कि चौसा जो बक्सर के पास में है वहाँ एक बड़ा बिजली घर बन करके तैयार है, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 20 दिन महीने दिन में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए जी। और उसके विस्तार के लिए नए 800 मेगावाट का प्लांट के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव किए हैं। कोई प्रस्ताव सरकार के पास लगभग अंतिम स्टेज में है, वो भी अप्रूव हो जाएगा। तो 21-2200 मेगावाट का एक विशाल परियोजना चौसा में जो बन के लगभग पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सा 2-3 साल में पूरा होगा। तो एक हमारे लिए उस इलाके में भारी बदलाव आएगा, या कह सकते हैं कि बिहार के 7-8 जिला को पर्याप्त बिजली हम वहां से दे पाएंगे। रोड हाईवे में हमको 3 बड़ी परियोजनाएं जी भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा मिली है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, पटना का मैरीन ड्राइव का विस्तार करके बक्सर तक, अच्छा, और बक्सर में बक्सर कोइलोर बांध जो गंगा के फ्लड को कंट्रोल करता है उस पर एक स्टेट हाईवे। 3 हमारी जो बड़ी परियोजना है और एक चौथा छोटा परियोजना है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण परियोजना है। वो भोजपुर से जो हमारे जनेश्वर मिश्र जो पुल है जो बलिया और बक्सर को जोड़ता है, उसकी रोड कनेक्टिविटी बहुत ग्रामीण था, जिसको एक नेशनल हाईवे के रूप में डेवलप किया जा रहा है। छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत है। इसके अलावा बक्सर में कंजेशन बहुत है, तो उसके लिए एक बाईपास करीब 1000 करोड़ रुपए का अलग, और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे जो आता है दिल्ली से आगरा और आगरा से लखनऊ और लखनऊ से जो एक तरह से बलिया तक आता है, उस ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से बक्सर को जोड़ने के लिए करीब एक परियोजना हमारी 600 करोड़ की शिलान्यास हो गया और 1,000 करोड़ रुपए का अलग से और डबल कनेक्शन, बहुत ओवरलोड है तो एक डबल कनेक्शन के लिए भी हमने भारत सरकार से बात किया है। ये सड़कों में हमारा काम होने जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में मैंने बताया एक नया ग्रिड भी बनेगा नवानगर में, चूंकि बहुत एक नया इंडस्ट्रियल बेल्ट, बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा अभी वो नवानगर में, बक्सर के नवानगर में काम शुरू हो चुका है और बिहार का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है वो मेडिसिन को लेकर के। तो ये परियोजना भी बहुत तेजी से सही रास्ते पर है। तो सड़क, बिजली और औद्योगिकीकरण को लेकर के एक बड़ा
काम शुरू हो चुका है जी। अब हेल्थ में भी हमारा मेडिकल कॉलेज डुमरांव जो है वो 1 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा, 80% उसका काम पूरा हो गया है। तो हेल्थ के क्षेत्र में भी थोड़ा सुधार होगा। अच्छा। मेरी उम्मीद जितनी है उतना नहीं, लेकिन जो पहले के मुकाबले में 4 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। अब बाढ़ का कोई हमारा वो इलाका है नहीं, हमारी सिंचाई की कई परियोजनाएं जो अधूरी पड़ी हुई थी। हाँ, इसमें हम एक रुकेंगे, जैसे ये तो बक्सर का मसला है, लेकिन ये बिहार खेती प्रधान राज्य माना जाता है, तो किसानों के लिए जो सिंचाई है या किसानों के लिए जो है प्रमुख मुद्दे वो क्या है आपकी समझ से? देखिए, बिहार के लिए जो सबसे जो संकटग्रस्त एक क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार के आने के बाद वो विकराल स्थिति लिया बिहार के लिए। सत्ता में आते ही जो केंद्र सरकार ने 2020 में 3 कृषि नीति, नई कृषि नीति लेकर आए थे, या हमारी मंडी कानून को निरस्त कर दिया था भारत सरकार, उसका पहले ही नीतीश कुमार बिहार में 2006 में इंप्लीमेंट कर दिया था। बिहार में ही एक ऐसा राज्य है देश में जहां कोई भी किसानों की खरीद बिक्री के लिए कोई मंडी व्यवस्था कानूनन नहीं है। बिहार में जितने भी कृषि उत्पाद हैं इसके लिए कोई कानून नहीं है। आप जंगल कानून कह सकते हैं, जिसकी मर्जी जो भाव ले ले, एमएसपी का कोई देखरेख नहीं, बिहार में कोई गारंटी नहीं एमएसपी का, जहां मर्जी जो बेच ले, जो खरीद ले, जो लूट ले। बहुत व्यापक पैमाने पर किसानों के अनाज के पैसे व्यापारियों के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। एक संकटग्रस्त एरिया है और इसी को रेप्लिकेट किया भारत सरकार 2020 में। वहां बड़े किसान आंदोलनों के जरिए भारत सरकार को तो झुका दिया किसान, लेकिन बिहार का किसान थोड़ा बिखराव में है, या छोटे किसान है, सीमांत किसान है, लघु किसान है, उनकी यूनिटी उस तरह की नहीं होने के चलते आज तक ये है। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस बोलते हैं एग्रीकल्चर में, वो बिहार में है। 25% कम मक्का 2400 है रेट, लेकिन मक्का बिक रहा है कितना? 1900, 1950। धान का दाम है 2400, लेकिन बिक कितना रहा है? 2100। गेहूं बाजार में थोड़ा रेट सही है, इसलिए एफसीआई के नहीं होने के बावजूद भी एक मेंटेन है। गन्ना उद्योग बर्बाद हो गया बिहार का। गन्ना उद्योग बर्बाद हो गया तो कोई भी पूछेगा तो कहेगा लैंड ऑर्डर की समस्या है, कोई कहेगा कि रोड की समस्या है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि सरकार की विफलता है। सरकार की विफलता क्या है कि जो हमारा पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो 1936 में उखाड़ कर दिल्ली गया, और 36 से लेकर अब तक के बीच में जब नए रिसर्च, नए ब्रीड, नए सीड नहीं आए गन्ना के क्षेत्र में, तो उसकी इल्ड कम हो गया, तो किसान को घाटा लगने लगा। इल्ड के साथ रिकवरी होता है जो चीनी का, वो 12% से घट के 9.5% पर आ गया। अब ये 2.5% का जो लॉस था वो 100 रुपए के बराबर था। और कोई भी बल्क में इंडस्ट्री जब चलती है, जो खासतौर से एसेंशियल कमोडिटी में, वो 20-30 रुपया क्विंटल के मार्जिन पे चलती है, और 100 रुपया इसलिए घट गया कि वो एक खराब वेराइटी का गन्ना का बीज सप्लाई सरकार कर दी। ये लंबे समय से ये बिहार में हो रहा था, जिसका खामियाजा कि बिहार का गन्ना उद्योग समाप्त हो गया। जो कभी 32% गन्ना उत्पादन था बिहार का, देश का, वो आज घट के 2% पे आ गया, श्रिंक करके। और ये सरकार में बैठे हुए 20-22 सालों से इस पर कोई भी चर्चा करना क्या चाहिए? आप जितनी बातें आप सरकार के बारे में बोल रहे हैं, तो आपकी समझ से क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एग्रीकल्चर कमेटी का, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट, उसका हम मेंबर हैं। जो 31 सांसदों की कमेटी होती है, जो पार्लियामेंट के कानून की समीक्षा भी करते हैं, बजट की भी समीक्षा करते हैं और कार्यान्वयन भी समीक्षा करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टैंडिंग कमेटी का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। हम लोगों ने आते ही 75 साल में पहली बार हमने कहा कि लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी का। इससे पहले हमारे पास एक स्वामीनाथन कमेटी था, जिसका रिपोर्ट आज तक केंद्र सरकार लागू नहीं किया। लेकिन हम पहली बार सरकारी तंत्र के भीतर हमने सरकार को कह दिया रिकमेंडेशन कि लीगल गारंटी होना चाहिए, कानूनी रूप से किसान को प्रोटेक्टेड होना चाहिए एमएसपी। एमएसपी भी एक अपने आप में भारत के भीतर एक उसके जो कैलकुलेशन है फ्रॉड आइडिया के जरिए हो रहा है। हर राज्य का इनपुट कॉस्ट अलग है, लेकिन रेट एक होता है, वन नेशन वन रेट, जबकि एक्सपेंडिचर वन नेशन मेनी रेट। अब बिहार में मजदूरी कम है कि वहां पे केरल में ज्यादा है मजदूरी, तो एक रेट पर कैसे खरीद हो सकता है? तो एक राज्य दर राज्य इसमें सुधार होना चाहिए रेट को लेकर के। बिहार जैसे राज्य में
जो एमएसपी है वो कम दिया जा रहा है, और वह भी एक भी परसेंट गारंटी नहीं है बिहार में। ये बिहार में कृषि मंत्री भी थे राधा मोहन सिंह यहाँ के, और अभी आज तो आए ही हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह, और उन्हीं के गांव जहां वो कार्यक्रम कर रहे थे उसके बगल में किसान वहां आज मक्का वो 1900 1950 का बेच रहा है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं, ना मंत्री के द्वारा न मीडिया के द्वारा। तो ये बिहार केवल 40 सांसद जिता करके या 243 विधायक जिताने के लिए बिहार नहीं है। जो हमारी जो आवाम है, हमारी जो आवाम है बिहार की, उसके नैसर्गिक उसकी जरूरतें हैं जिसको हमको पूरा करना होगा। यह विमर्श में नहीं आना भी एक दुखद विषय है। एक अलग कहानी है कि कैसे बिहार पूरे कृषि क्षेत्र में बर्बाद हो गया जी। सिंचाई की सुविधाएं घट गए, बिजली सबसे महंगी हम देते हैं बिहार में, वो भी हर किसान तक उपलब्ध नहीं है। नकली सीड का भंडार पूरा बिहार भर में उसका एकदम पटा हुआ है, नकली सीड से कोई जांच नहीं। फर्टिलाइजर का तस्करी होकर के नेपाल चले जाना, बांग्लादेश चले जाना, रोज की खबर है इस इलाके में, उस पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं होना। मंडी कानून के अभाव में मंडी है ही नहीं तो खरीद की कोई गारंटी नहीं होना। ये तमाम हमारी चुनौती है। अब इस चुनौती को बारी बारी से सुलझा देना चाहिए, यही सुलझेगा सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए ठीक है, बड़ा किसान की तो बात हो गई, अब पार्टी की बात करते हैं। क्योंकि राजद में आप सीनियर लीडर हैं, आपके पिताजी भी जगदा बाबू, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे जो बोला जाता है या लोगों में जो चर्चा है कि भाई जो राजद है वंशवाद की पार्टी है, परिवारवाद ज्यादा इसमें हावी है, आपका क्या मानना है? एक फेक मीडिया नैरेटिव है, ये मीडिया के द्वारा फेक तरीके से इस नैरेटिव को गढ़ा गया। सारे वंश वाले कांग्रेस में जो थे वो भाजपा में चले गए, तो आज वो पाक साफ हो गए। 1 दर्जन मैं बताऊंगा बीजेपी के भीतर, राजनाथ सिंह से लेकर सिंधिया परिवार से लेकर के येदुरप्पा जो मुख्यमंत्री से लेकर के कितने लोग का हम नाम गिनाए। बिहार में 9 लोग के पिता सांसद थे। अच्छा, विवेक ठाकुर के पिता सांसद थे। ठीक है, ये ठीक है। अभी हाल के दिनों में एक और चीज काफी चर्चा में है, अब उस पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पार्टी ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को प्रमोट नहीं किया जाए मुख्यमंत्री के रूप में तो मैं उनके साथ आ जाऊंगा, किसी दूसरे को कर दिया जाए तो। क्या लगता है आपको? जो है राष्ट्रीय जनता दल एक सोची समझी, एक विस्तृत कंसल्टेशन सलाह मशवरे के जरिए, राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव के जरिए वो हमारे मुख्यमंत्री के आज कैंडिडेट हैं। हम नहीं जानते कि कौन व्यक्ति इस तरह का बात कहा, जिसकी क्रेडिबिलिटी क्या है सोसाइटी के भीतर मैं नहीं जानता। मैं एक बात को आपको बड़ी स्पष्ट कर दूं, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो मैं टीवी भी नहीं देखता, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ। 10 साल हो गया अखबार पढ़े मुझे, 10 साल हो गया मुझे टीवी देखे हुए, मुझको इससे कोई लेना देना नहीं। मैं आम आदमी से बात करता हूँ, जो सूचना देता है उसी को मैं सही मानता हूँ। हम नैरेटिव और फेक नैरेटिव और इसके खबरों के चक्कर में मैं पढ़ता ही नहीं। ये जितने लोग प्रवचन देने वाले हैं, राजनीति में प्रवचन देने वाले, ये दोहरे मापदंड के हिसाब से चलते हैं। उनके हिसाब से जहाँ हैं वहां वो नहीं देखते। यहीं पर सम्राट चौधरी के पिता हमारे ही सरकार में मंत्री थे वहां पर, और किसकी किसकी बात करें, लाइन से 9 लोग 10 लोग, चिराग पासवान वही है जिनके पिताजी मंत्री थे एनडीए में, जीतनराम मांझी थे उनका लड़का यही मंत्री है बिहार में। तो गिनती मैं नहीं गिराना चाहता। ठीक बात है, अब ज्यादा बिहार के लोग जानते हैं इस मामले में। ठीक बात है। अब ये बताइए कि 2025 में चुनाव होना है, क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? देखिए, किसी को बिहार में 2020 में भी उम्मीद नहीं था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक लेगा, लेकिन आप जानते हैं कि जब परिणाम जब आने लगे 12 बजे दिन के बाद, हम जब लीड करने लगे तो 12 बजे के बाद सारे मतगणना को धीमा कर दिया गया और इंतजार किया गया भाजपा और जदयू के द्वारा कि अंधेरा हो जाए। और जब अंधेरा बढ़ने लगा हमारी सीटें घटाने लगे लोग, और सर्टिफिकेट छीन लिया लोगों ने। कहीं 12 वोट से हराया गया, कहीं 100 वोट से हराया गया, कहीं 1000 वोट से हराया गया। दर्जनों सीट हमको बदल दी गई, परिणाम बदल दिए गए। इतने संकट के समय में जब लोकतंत्र में चुनाव आयोग चुना आयोग हो गया हो,
जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई हो, फेक आप मास्टर रोल तैयार किया गया, इलेक्टोरल रोल तैयार किया गया। दिल्ली में आप देखिए, नई दिल्ली में 12,000 वोटरों का नाम काट दिया गया केजरीवाल के समर्थकों का, और 10,000 नए भाजपा बाहर के लाके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया। चिल्लाते रह गए देश भर में हम लोग, कोई नहीं सुना, 4,000 से केजरीवाल साहब हार गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो चुनाव है, जिस तरीके से भाजपा और जदयू के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है परिणाम क्या होगा। लेकिन बिहार की जनता भी तय की है कि हमको इतना अपार बहुमत देना है इंडिया गठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को, कि जो हेरा फेरी की गुंजाइश समाप्त हो जाए। इसमें हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे। मतलब बहुमत से सरकार बनेगी, आपकी ये उम्मीद है जी। और अब अंतिम सवाल, और हाल के दिनों में जो काफी चर्चा में है, आपकी पार्टी से ही ताल्लुकात है वह सवाल, और सवाल है तेजस्वी यादव के भाई से, तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण है, निजी जीवन को लेकर प्रकरण जो है, तो उसमें आपका क्या मानना है? पार्टी से उनको निष्कासित भी किया गया, परिवार से भी निष्कासित किया गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी लेटर भी जारी हुआ, तो इस मामले में आपका क्या, आपकी राय क्या है? हमारी राय तो मैंने कहा भी था कि यह जब नितांत निजी मसला है, शादी करना, उसकी मान्यता, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो सार्वजनिक तौर पे चर्चा हो या उसके राजनीतिक अर्थ लगाए जाएं। फिर भी मैं अपनी बात कहूं तो राम मनोहर लोहिया, जो हमारे समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा भी थे और जो नीतिगत हम लोगों के लिए एक सिद्धांत देकर गए, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध है वह सभी तरह के संबंध जायज हैं, सिवा 2 तरह का। एक कि रेप, बलात्कार और धोखा, ये 2 रिश्ते नहीं जायज हैं, इसका विरोध होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर तेज प्रताप जी का मसला इस कैटेगरी में नहीं है कि उनकी आलोचना हो। अब एक राजनीति भी है बिहार में। नहीं तो पहले से शादीशुदा हैं, उनका मामला चल रहा है आप सभी जानते हैं कि शादीशुदा हैं, लेकिन तलाक के फाइल लगे हुए हैं। मतलब कि आज वो एक तरह से वैवाहिक जीवन दोनों नहीं जी रहे हैं लंबे समय से। अब ये कानूनी जो पचड़े हैं इस देश में, स्पष्ट कानून नहीं होने से मुसलमानों के लिए जो 3 तलाक की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया आरएसएस और भाजपा के लोगों ने। उनमें 1 तलाक की पद्धति थी। हिंदू पिनल कोड में तलाक की कोई स्पष्ट कानून नहीं होने से 2 असहमत व्यक्ति जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं, और कभी कभी तो आप देखते हैं कि हिंसक घटनाएं होती हैं, बहुएं मार दी जाती हैं। ये हमारे भारतीय समाज में आप प्रमुखता से देखेंगे। ये कानून को बनना चाहिए था पार्लियामेंट पर, हम नहीं बना पाए, वो एक दुखद विषय है। लेकिन यह बात तो सही है ना कि तेज प्रताप जी उनकी पत्नी एक साथ नहीं रहती। अगर उन्होंने नए जीवन साथी की चुनना चाहते हैं तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर वो चुन लिए हो तो उसकी घोषणा करते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। व्यक्ति के तौर पे मैं कह रहा हूँ, राजनीति और पार्टी के आधार पे नहीं। तो ये ठीक है, ये तो है उनका। बस एक उसी में एक सवाल फिर से मेरे जहन में आया कि पार्टी का जो निर्णय है वो क्या ठीक है? वो निर्णय उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो निर्णय है उसको सभी पार्टी के लोग मानते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी मानता हूं उनके निर्णय को, लेकिन हम जिस नजरिए से मेरा देखता हूं संबंधों को, इस बिहार में भी दर्जनों एमएलए एमपी की 1 2 3 शादियां हुई। पत्नी रहते हुए भी लोगों ने शादी किया, पत्नी के मरने के बाद भी शादी किया। मैंने कहा ना कि स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो हम लोहिया के विचारों के आधार पर चलने वाले लोग हैं। हम नहीं मानते बलात्कार और धोखा के सिवा किसी संबंध को हम गैर कानूनी नहीं मानते। सामाजिक रूप से कानून के नजर में हो सकता है कि वो सही ना हो, लेकिन कानून भी की भी एक समीक्षा होनी चाहिए। इस देश में 3 तलाक को लेकर के बहस हुआ, इस देश में पार्लियामेंट में बहस किया। किसी ने कोई डिमांड नहीं किया था कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए। 3 तलाक की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। यहाँ 3 तलाक का प्रक्रिया ही खत्म कर दिया गया, मतलब तलाक नहीं हो सकता। आधुनिक जितने समाज हैं दुनिया के, वो सभी जगह तलाक का प्रावधान है कि 2 जब असहमत है स्त्री पुरुष तो अलग होना चाहिए। यह जीवन बहुत छोटा मिला है लोगों को, अपने हिसाब से जीने का स्वतंत्रता होना चाहिए। ये स्वतंत्रता को बाधित करता है भारतीय हिंदू पिनल कोड। अब कोर्ट भी निर्णय की स्थिति में है, चूंकि कोई कानून नहीं तो निर्णय नहीं, बरसों चलते हैं।
ये तेज प्रताप जी का एक अकेला मामला नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जिसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास तो नहीं है कि आपको हम दिखा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी। तो ये थे बक्सर के सांसद सुधाकर जी, और सुधाकर सिंह जी काफी विवाद से बात रखते हैं किसानों के मुद्दे पे, सरकार के मुद्दे पे। तेजस्वी क्या इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसकी भी इनकी पूरी संभावना है। और हाल के दिनों में जो सबसे ज्यादा एक तरह से वायरल खबर कहें, जो तेज प्रताप यादव को लेके था, उस पर भी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। कमेंट बॉक्स में आप जो है जरूर साझा करें अपनी बात। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।